17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा स्वराज्य की स्थापना की थी, जो एक समावेशी और शक्तिशाली साम्राज्य था। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी के समय मराठा सेना में सभी समुदाय के लोग जैसे मराठा, कुणबी, महार और अन्य जाति के लोग साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ते थे। उनके शासनकाल में महार समुदाय के सैनिक अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और आगे चलकर भी महारों ने कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। लेकिन 18वीं सदी के अंत तक मराठा साम्राज्य की एकता टूटने लगी। पेशवाओं, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उस समय तक मराठा सत्ता हथिया ली थी और मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ के बीच आपसी मतभेद बढ़ गए थे। बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से पेशवा थे, जो एक कमजोर और स्वार्थी शासक थे, उनकी नीतियों ने मराठा साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर किया। मराठा सरदारों के बीच एकता की कमी और पेशवाओं की ब्राह्मणवादी नीतियों ने सामाजिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में मनुस्मृति पर आधारित कठोर जातिगत व्यवस्था लागू की गई, जिसमें समाज को सख्ती से ऊंच नीच में बांटा गया। महार, जो दलित समुदाय का हिस्सा थे, उनको अछूत माना जाने लगा था। उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। पेशवाओं ने महारों को मंदिरों, कुओं और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा दी थी। उन्हें बाजारों में सुबह 9 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद ही जाने की इजाजत थी, ताकि उनकी छाया उच्च जातियों पर न पड़े। उस समय महारों को अपनी कमर पर झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं। उनके गले में मटका लटकाना पड़ता था, ताकि उनकी थूक से जमीन अपवित्र न हो। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के समय में जो महार सैनिक मराठा सेना का हिस्सा थे, उन्हें पेशवाओं ने अपनी सेना में शामिल होने से मना कर दिया था। यह महारों के लिए बड़ा अपमान था, क्योंकि सैन्य सेवा उनकी परंपरा और सम्मान का हिस्सा थी। उन्हें अब हर जगह से ठुकराया जा रहा था। पेशवा के शासनकाल में दलितों का जीवन जानवर से भी खराब हो गया था। हर जगह उनका अपमान और तिरस्कार होता था। महारों को केवल निम्न स्तर के काम, जैसे सफाई या मजदूरी, करने की अनुमति थी। उन्हें शिक्षा, संपत्ति या सामाजिक गतिशीलता के अवसरों से वंचित रखा गया। इस क्रूर व्यवहार ने महार समुदाय में गहरा असंतोष पैदा किया। उनके मन में पेशवाओं के खिलाफ गुस्सा और बदले की भावना पनप उठी थी। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता मजबूत कर रही थी। उन्होंने बंगाल में प्लासी 1757 और बक्सर 1764 और दक्षिण भारत मैसूर युद्ध में नियंत्रण हासिल कर लिया था। अब उनका लक्ष्य मराठा साम्राज्य को कमजोर करना था, जो पश्चिमी भारत में उनकी सबसे बड़ी चुनौती था। ब्रिटिश शुरू से ही काफी चालाक थे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने दलितों और पेशवाओं के बीच बढ़ रहे मतभेदों का फायदा उठाया और स्थानीय समुदायों, खासकर पेशवाओं से दुखी समुदायों जैसे महारों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में महार सैनिकों की भर्ती होने लगी, जो सम्मान, वेतन और सैन्य प्रशिक्षण उन्हें पेशवा शासनकाल में नहीं मिल रहा था। वो सभी चीजें अब उन्हें ब्रिटिशों से मिल रही थीं। ब्रिटिश सेना में जातिगत भेदभाव नहीं था, इसलिए महारों को पहली बार वहां समानता का एहसास हुआ। मराठा साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ब्रिटिश रेजिडेंट माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और गायकवाड़ के बीच राजस्व विवाद में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिशों ने बाजीराव को पुणे संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस संधि ने मराठा संघ को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया, पेशवा की सैन्य शक्ति को सीमित किया और उन्हें ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पेशवा को अपने कुछ क्षेत्र ब्रिटिशों को सौंपने पड़े। बाजीराव द्वितीय के लिए यह संधि अपमानजनक थी। उन्होंने इसे अपनी सत्ता पर हमला माना और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। पुणे, जो पेशवाओं की राजधानी थी, अब ब्रिटिश प्रभाव में आ चुका था। ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन और उनकी छोटी सेना पुणे में तैनात थी। बाजीराव, जो अपनी सत्ता वापस चाहते थे,
उन्होंने गुप्त रूप से अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उनकी सेना में अरब, गोसाई और मराठा सैनिक शामिल थे और इसका नेतृत्व उनके विश्वस्त सरदार बापू गोखले, अप्पा देसाई और त्र्यंबकजी डेंगले कर रहे थे। बाजीराव ने ब्रिटिशों के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू किया। 5 नवंबर 1817 को उन्होंने पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया और उसे जला दिया। इसके जवाब में ब्रिटिश सेना ने खड़की के युद्ध में पेशवा की सेना को हराया। इस हार के बाद बाजीराव को पुणे छोड़कर सतारा की ओर भागना पड़ा। उनकी सेना कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिसंबर 1817 तक बाजीराव ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। उनका लक्ष्य था पुणे पर पुनः कब्जा करना। दिसंबर 1817 के अंत में बाजीराव द्वितीय ने पुणे पर हमले की योजना बनाई। उनकी गुप्तचर सेवा ने सूचना दी कि ब्रिटिश सेना पुणे में कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उनकी मुख्य सेना जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में कहीं और व्यस्त थी। ये मौका देखकर बाजीराव ने अपनी सेना को पुणे की ओर बढ़ने का आदेश दिया। उनकी सेना विशाल थी, जिसमें अरब भाड़े के सैनिक, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, गोसाई योद्धा और मराठा सैनिक शामिल थे। बापू गोखले, जो एक अनुभवी सेनापति थे, उन्होंने इस हमले की रणनीति तैयार की। पुणे में ब्रिटिश कर्नल चार्ल्स बार्टन बर्र कम सैनिकों के साथ तैनात थे। उन्हें खबर मिली कि पेशवा की सेना पुणे पर हमले की तैयारी कर रही है। बार्टन ने तुरंत शिरूर में तैनात ब्रिटिश टुकड़ी से सैन्य सहायता मांगी। शिरूर में कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन के नेतृत्व में एक छोटी टुकड़ी थी, जिसमें कुल 834 सैनिक थे, जिसमें 500 महार सैनिक जो अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासित थे, 300 घुड़सवार जो गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण थे, 24 तोपखाने के सैनिक जो 2 6 पाउंडर तोपों के साथ थे। यह टुकड़ी छोटी थी, लेकिन अनुशासित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। महार सैनिकों के लिए यह युद्ध केवल एक सैन्य कर्तव्य नहीं था, उनके लिए यह पेशवाओं के खिलाफ बदला लेने का मौका था, जिन्होंने उन्हें सदियों से अपमानित और दबाया था। ब्रिटिश सेना में उन्हें सम्मान, वेतन और हथियार मिले थे, जो उनके लिए सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक था। सूबेदार सिद्धनाक यशवंत जैसे महार सैनिक इस युद्ध को अपनी अस्मिता की लड़ाई मानते थे। उनके पास राइफलें, संगीनें और ब्रिटिश सैन्य प्रशिक्षण था, जो उन्हें पेशवा की सेना के सामने मजबूत बनाता था। 31 दिसंबर 1817 की रात कैप्टन स्टॉन्टन ने अपनी टुकड़ी को शिरूर से पुणे की ओर मार्च करने का आदेश दिया। रात भर का मार्च थकाऊ था। सैनिकों के पास सीमित रसद थी और वे ठंडी रात में खुले मैदानों से गुजर रहे थे। दूसरी ओर पेशवा की गुप्तचर सेवा को खबर मिली कि एक छोटी ब्रिटिश टुकड़ी पुणे की ओर बढ़ रही है। बाजीराव ने इसे आसान शिकार समझा और अपनी सेना का एक हिस्सा, लगभग 2000 सैनिक कोरेगांव भेजा, जहां ब्रिटिश टुकड़ी रास्ते में पड़ाव डालने वाली थी। कोरेगांव भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यह पुणे से शिरूर के रास्ते में पड़ता था। गांव में कई मिट्टी और पत्थर के मकान, एक मंदिर और कुछ दीवारें थीं, जो रक्षात्मक स्थिति के लिए उपयुक्त थीं। भीमा नदी पानी का स्रोत थी, जो सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण थी। कैप्टन स्टॉन्टन की टुकड़ी 31 दिसंबर 1817 की देर रात कोरेगांव पहुंची। सैनिक थके हुए थे और उनके पास रात भर रुकने और सुबह पुणे की ओर बढ़ने की योजना थी। उसी रात पेशवा की सेना ने भीमा नदी के दूसरी ओर डेरा डाला। उनकी संख्या ब्रिटिश टुकड़ी से कई गुना ज्यादा थी। बापू गोखले ने अपनी सेना को 3 दलों में बांटा। प्रत्येक में 300 से 600 सैनिक थे। उनके पास 2 तोपें थीं और वे सुबह होते ही हमले की योजना बना रहे थे। ब्रिटिश टुकड़ी को अभी तक पेशवा की सेना की मौजूदगी का पता नहीं था। सैनिक रात में विश्राम कर रहे थे, लेकिन कुछ महार सैनिकों को आसपास के माहौल पर संदेह हुआ। उनकी सतर्कता ने बाद में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 जनवरी 1818 की सुबह जैसे ही सूरज उगा, पेशवा की सेना ने भीमा नदी पार की। उनकी तलवारों और भालों की चमक सूर्य की किरणों में चमक रही थी। बापू गोखले ने अपने सैनिकों को गांव पर 3 तरफ से हमला करने का आदेश दिया। कैप्टन स्टॉन्टन को अचानक हमले की खबर मिली।
उन्होंने तुरंत अपनी टुकड़ी को युद्ध के लिए तैयार किया। ब्रिटिश सैनिकों ने गांव की दीवारों, मकानों की छतों और मंदिर को रक्षात्मक स्थिति के रूप में चुना। महार सैनिकों ने अपनी राइफलों और संगीनों के साथ मोर्चा संभाला। सूबेदार सिद्नाक यशवंत और लेफ्टिनेंट थॉमस ब्लैकऑल ने सैनिकों को प्रेरित किया। ब्रिटिश तोपखाने ने 2 6 पाउंडर तोपों से पेशवा की सेना पर गोले दागे। ये तोपें छोटी थीं, लेकिन सटीक निशाने के कारण प्रभावी थीं। पेशवा की सेना ने गांव को घेर लिया और भीमा नदी तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। उनकी रणनीति थी कि ब्रिटिश सैनिकों को प्यासा और थका हुआ छोड़ दिया जाए। पेशवा की सेना ने गांव के मंदिर और एक तोप पर कब्जा कर लिया। अरब सैनिकों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और गोसाई योद्धाओं ने भाले और तलवारों से हमला किया, लेकिन महार सैनिकों ने हार नहीं मानी। लेफ्टिनेंट ब्लैकऑल ने एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया और मंदिर को वापस छीन लिया। सूबेदार सिद्नाक ने संगीनों के साथ पेशवा के सैनिकों पर जवाबी हमला किया, जिससे एक तोप भी वापस ले ली गई। दोपहर तक युद्ध और उग्र हो गया। ब्रिटिश टुकड़ी को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेशवा की सेना ने नदी तक पहुंच को बंद कर दिया था। कुछ महार सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन पेशवा के सैनिकों ने उन्हें मार गिराया। फिर भी अन्य सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे दलों में पानी लाने की कोशिश की। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, गोला बारूद भी कम होने लगा। कैप्टन स्टॉन्टन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर गोली को सावधानी से इस्तेमाल करें। महार सैनिकों ने अपनी राइफलों का उपयोग सटीकता के साथ किया, जिससे पेशवा की सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध में ब्रिटिश टुकड़ी को भारी नुकसान हुआ। उनके 834 सैनिकों में से 50 पैदल सैनिक मारे गए, जिसमें ज्यादातर महार सैनिक थे। साथ ही 12 तोपखाने के सैनिक मारे गए। इस प्रकार कुल 275 सैनिक मारे गए। कुछ घायल हुए या लापता हो गए। पेशवा की सेना को भी 500 से 600 सैनिकों का नुकसान हुआ, जो उनकी विशाल सेना के लिए छोटा सा हिस्सा था, लेकिन उनकी हार का प्रतीक था। तकनीकी रूप से युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। पेशवा की सेना पीछे हटी, लेकिन ब्रिटिश टुकड़ी भी पूरी तरह जीत नहीं सकी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया, क्योंकि उनकी छोटी टुकड़ी ने पेशवा की विशाल सेना को रोक लिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने कोरेगांव में जय स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाया। इस पर 49 मारे गए सैनिकों के नाम अंकित हैं, जिनमें 22 महार सैनिक थे। यह स्तंभ महार सैनिकों की वीरता का प्रतीक बना। भीमा कोरेगांव की लड़ाई ने महार समुदाय को नया आत्मविश्वास दिया। उन्होंने पेशवाओं की ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अपनी ताकत और साहस दिखाया। यह युद्ध उनके लिए केवल सैन्य जीत नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और अस्मिता की लड़ाई थी। 20वीं सदी में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जय स्तंभ को दलित अस्मिता का प्रतीक बनाया। 1927 में उन्होंने इसका दौरा किया और इसे दलितों के लिए एक तीर्थ स्थल बनाया। हर साल 1 जनवरी को लाखों दलित कोरेगांव आकर शौर्य दिवस मनाते हैं।